जमात इस्लामी के नायब अमीर डॉक्टर फरीद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर यही कि सिराजुल हक ने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, बुनियादी वजह कारकर्दगी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो एक जमहूरी रवायत है और अक्सर जगह लोग इस तरह की जिम्मेदारियां कबूल करते हैं, लेकिन जमात इस्लामी में तो एक कलेक्टिव और इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है, किसी फ़र्द वाहिद की जिम्मेदारी नहीं होती। और इस लिहाज से हमारे यहाँ जितना भी ये हुआ उसके कई मस्बत पहलू भी हैं, और ये कि हमारे कारकुनान ने बड़ा यकसुई के साथ काम किया। पहली मरतबा यानी एक अरसे के बाद हमने ये फैसला किया था कि हम कोई इत्तेहादी सियासत नहीं करेंगे, अपने झंडे अपने निशान पे लड़ेंगे। उसके लिहाज से एक बड़ी तादाद के अंदर लोग मैदान में उतरे, यानी 266 में से 231 सीटों पर हमारे लोग कैंडिडेट मौजूद थे कौमी असम्बली के, और 593 सूबाई में से 524 पे मौजूद थे, और बड़ी मेहनत की। और उसके साथ ये रिजल्ट हुआ कि हमारा वोट बैंक जो है वो 2 गुना हो गया। तो मतलब पहलू 7 हमारी सूबाई असम्बली की सीटें आई, लेकिन कौमी असम्बली की सीटों के बारे में ये पहले से ही ट्विटर पैगाम चल रहे थे कि जी तय किया गया है कि जमात इस्लामी को कौमी असम्बली में कोई सीट नहीं दी जाएगी। हमारा एक आदमी भी होता है तो वो वहाँ पर इस यानी एक मुख्तलिफ राय रखता है, चाहे वो ट्रांसजेंडर के बारे में हो, सूद के बारे में हो। तो एक पेशबंदी आलमी एजेंडे के नुक्ता नज़र से ये की गई थी। तो सिराजुल हक साहब ने ये किया, ले हमारा यानी वैसे उनका अरसा मुकम्मल हो रहा है, और उसके बाद नए अमीर के इंतखाब का प्रोसेस भी शुरू है, और 17 तारीख को हमारी शूरा का इजलास भी बुला लिया गया ताकि शूरा के सामने भी ये सूरत हाल रख दी जाए और इस्तीफ़ा रखा जाए। शूरा कबूल करती है या नहीं करती, और कबूल करती है तो क्या हिकमत अमली करती है, ये फिर 17 तारीख को पता चलेगा। आप ये कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि जमात इस्लामी को आलमी साजिश का निशाना बनाया जा रहा है? तो ये जो इस्तीफा दिया गया है, ये रज़ाकाराना तौर पर दिया गया है या फिर अपनी मर्जी से दिया गया या लिया जा रहा है उनसे? नहीं, कोई लिया नहीं जा रहा। इस तरह के मैंने जैसे कहा कि यहाँ तो एक इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है, ना ये जमात फ़र्द वाहिद की जमात है, ना किसी ख़ानदान की जमात है, और वहाँ तो कोई जिम्मेदारियाँ ख़ानदान इतने बड़े बहरान में अपने कारकुनों को मुब्तला कर देते हैं, कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। तो ये उनकी सिराजुल हक साहब ने एक अपनी तरफ से पेशकदमी की, वरना जमात के अंदर इस तरह की कोई सूरत हाल मौजूद ही नहीं थी किसी तरह भी। अच्छा पराचा साहब, कल आपका कोई अहम इजलास होने जा रहा है मजलिस शूरा का, तो उसमें अहम कौन से फैसले सामने आ रहे हैं? जी 17 तारीख को हो रहा है जी, और उसमें बिल्कुल ये होगा कि एक मामला तो यही होगा, वो एक अलग प्रोसेस चल रहा है। वो अमीर का प्रोसेस जो है उसका इस शूरा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस शूरा में तो सिर्फ ये बात थी कि जी जब चूँकि ये अचानक हुआ कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो शूरा के सामने ये सूरत हाल भी रखनी है। लेकिन वो जो हमारा इंतखाब अमीर का प्रोसेस है, जो इंतखाबी कमीशन के तहत चल रहा है, वो उसी तरह चलता रहेगा। 17 फरवरी को ये इजलास होगा और फिर सूरत हाल सामने आएगी। ये बताइएगा, ताहाल जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जमात इस्लामी कहाँ फिट हो रही है मौजूदा सियासी जो सेटअप है उसमें? देखना जी, हम तो ये देख रहे हैं कि इंतखाबात दुनिया में आते हैं इस्तेहकाम लाने के लिए। हमारे यहाँ अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब यूँ लग रहा है कि जैसे कहीं भी कोई किसी जगह, चाहे वो मरकज़ है या सूबा है, वहाँ पर एक खिचड़ी सी पक रही है, और उसके नतीजे में जो गैर मुस्तहकम हुकूमतें कायम हो रही हैं। आलमी सतह पर हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमारी खारजा पॉलिसी कितनी नाकाम है, मईशत कितनी तबाह हाल है, IMF के कितने दबाव हैं, हमारे मुल्क के अंदर महंगाई का कितना बड़ा जोर है। ये सारे इशू जो हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे,
और कुछ को कुछ प्रोटोकॉल मिल जाएंगे, कोई बांट लेंगे 3 साल 2 साल पर राजा 2.5 साहब, साल। फिर सिस्टम ये का हिस्सा जो रहने चल के रहा है। लिए, सिस्टम का हिस्सा रहने के लिए, असेंबलियों में मौजूद रहने के लिए पीटीआई के साथ कोई इल्हाक हो सकता है, उनके आज़ाद उम्मीदवारों के साथ कोई इत्तेहाद हो सकता है? यानी ये है ना कि जी जहाँ पे सूबा खैबर में एक सूरत हाल है कि जी उनकी अक्सरियत मौजूद है पीटीआई की, जी। उन्हें हुकूमत बनानी चाहिए और हम यही तरजीह समझते हैं कि चाहे वो आज़ाद रहकर हुकूमत बनाए, चाहे अपनी पार्टी को बहाल करवा के हुकूमत बनाए, तो ये उनका राइट भी बनता है, वैसे तो मरकज में भी बनता है, सही। तो वो उनको करना चाहिए। जमात इस्लामी से अगर कोई यानी तावन उनकी तरफ से किया जाएगा तलब, तो जमात इस्लामी जमहूरी रवायात को बरकरार रखते हुए तो जो पराचा भी साहब, तावन जाते जाते हमें हमारी ये बता मशावरत दीजिएगा के साथ कि होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जगह पर अब किसको देख रहे हैं आप? देखिए ना जी, अब तो एक नाम आए हैं हमारी शूरा की तरफ से, 3 नाम, जी। लियाकत बलोच साहब का भी है, सिराजुल हक साहब का भी है और हाफिज नईम रहमान साहब की है, लेकिन ये कैंडिडेट नहीं है। यानी ये आम इंतखाब का समझा जाता है कि ये 3 आदमियों के दरमियान मुकाबला, हमारे यहाँ हर फर्द को वोट दे सकता है। यानी जो हमारे 45,000 अरकान है, तो 45,000 अरकान अपनी मर्जी किसी के बारे में भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। शूरा ने सिर्फ रहनुमाई के लिए ये 3 नाम दिए हैं कि ये भी हैं, इनको भी आप कंसिडर कर सिराजुल लें। हक साहब की अपनी तो राय क्या है? क्या इसमें वो दोबारा इस सीट के लिए कंटेस्ट करेंगे? ये तो कंटेस्ट तो यहाँ कोई नहीं करता, लेकिन ये रवायत एक है कि जी मादरत कर ली जाती है। सही। जैसे मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने, मियाँ तफ़ाइल मोहम्मद साहब, इसी तरह से काजी हुसैन अहमद साहब, तो ये भी उनके ऊपर इन्हसार है। यानी किसी सूरत भी जमात में इस तरह का ना कोई दबाव होता है ना कोई है। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बड़े एक्टिवली अपनी सारा अरसा गुजारा है। ठीक। अभी भी वो 55 बड़े जलसे उन्होंने इस इंतखाबी मुहिम में किए हैं, जी बिल्कुल। तो यहाँ कोई ये तअस्सुर नहीं है कि जी वो कोई नाकाम हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर फरीद पराचा साहब और नुमाइंदगी कर रहे थे जमात इस्लामी की, तो उनकी जानिब से बताया गया कि सिराजुल हक साहब ने क्यों इस्तीफा बिल्कुल। दिया। और जमात इस्लामी का मौजूदा सियासी सेटअप में क्या रोल होगा, आने वाले दिन किस तरह के होने वाले, तो इस हवाले से भी वो अपना एक तज्जिया पेश